तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है किसी के साथ, इतना भयानक हो सकता है, इतना डरावना हो सकता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर शीतल की, जो महिपालपुर एरिया में रहती हैं दिल्ली के, और उन्होंने मुझे ये कहानी अपनी भेजी थी। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं सच में एक बार सोचने पे मजबूर हो गया था कि ये इतना कैसे किसी के साथ इतना भयानक हो सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है, ये है सन 2018 के आसपास की। तो शीतल की एक चाची होती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कैसे मौत होती है, क्या कैसे कैसे वो पोजेस्ट होती हैं, यही वो कहानी है, और कैसे उनका पोजीशन शीतल के ऊपर आ जाता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। तो शीतल की चाची होती हैं, तो वो जब से उनकी शादी हुई होती है स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती हैं। मतलब किसी से ज़्यादा बात ना करना, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, और अपने हस्बैंड से भी दूर दूर रहना। उनका एक ही बेटा है, तो आप इससे समझ सकते हो कि उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को अपने पास आने ही नहीं दिया। एक आध बार जैसे उनका हो गया होगा तो उस वजह से उनका वो बेटा हो गया था। तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत अजीबोगरीब व्यवहार करना, और वो कभी कभी चिल्ला के भागने लगती थी कि यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई है। या फिर कई बार वो बाल खोल के चलती थी जैसे उनके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। कई बार ऐसा भी होता था कि मतलब वो सीढ़ियों से भी गिर जाती थी, कभी चक्कर खा के गिर जाती थी। तो बहुत ही वियर्ड बिहेव चल रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि इन्हें कोई ना मेंटल प्रॉब्लम है, इन्हें किसी मानसिक रोगी वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं होती थी। जैसे डॉक्टर के पास जाने की जब बात होती थी तो कहती थी मैं ठीक हूँ पूरी तरह से, और नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती थी। ऐसे ऐसे ज़िंदगी चलती जा रही थी। लेकिन जो शीतल होती है वो अपनी चाची से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। वो चाची जो होती है शीतल को बहुत प्यार करती है। तो अब एक दिन की बात है, शीतल की जो चाची होती हैं वो वॉशरूम में नहा रही होती हैं। अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो सारे घर वाले दौड़ के जाते हैं, देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तो लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि शीतल की जो चाची है वो नहाते नहाते गिर गई हैं और उनका सर कमोड में लग गया है, जिससे उनका सर फट चुका है। तो लोग आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाते हैं और सीधे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि हेड इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और ब्लड क्लॉट हो गया है। अब इनका ऑपरेशन ही एक रास्ता है, अगर इन्हें आप बचाना चाहते हो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा वो बताते हैं 8 लाख रुपए। 2018 में 8 लाख वॉज ए बिग अमाउंट। तो बताते हैं 8 लाख, और कैसे कैसे करके इनके घर वाले पैसे अरेंज करते हैं, इधर उधर से कुछ लेते हैं, कुछ अपना बैंक से एफडी वगैरह तोड़ के कैसे भी करके पैसे अरेंज करके ऑपरेशन इनका करवाया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, और जब अगले दिन, ऑपरेशन के अगले दिन जब इन्हें मिलने की परमिशन मिलती है घर वालों को, तो जब सब लोग मिलने जाते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि शीतल की जो चाची होती है उनका नाम रेखा होता है। तो जो रेखा चाची के ना डॉक्टर ने हाथ और पैर दोनों बांधे हुए होते हैं। तो ये सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब आपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हेड इंजरी है, कई बार पेशेंट का अनकॉन्शियस में हाथ लग जाता है सर में, कई बार कुछ ऐसा मूवमेंट कर देता है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग हाथ पैर बांध देते हैं। हालांकि बात किसी को हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी दैट्स ओके। फिर होता ये है कि इनकी रेखा चाची को 6 से 8 घंटे के अंदर ही होश आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर भी चौंक जाते हैं कि हेड इंजरी में जो सर का जो ऑपरेशन होता है इसमें पेशेंट को होश आने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। ये 6 से 8 घंटे में कैसे होश में आ गई, और देखते ही देखते एक दिन में ही वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि रिकवर हो गई हैं। तो डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे देते हैं कि भैया आप इन्हें घर ले जाओ, ये ठीक है पूरी तरह से, बस इन्हें रेस्ट पे रखना। घर आते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है कि एकदम अब कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और 4-5 दिन जैसे ही बीतते हैं, उनकी चाची का फिर से वही बिहेवियर शुरू। वही कभी सीढ़ियों के पास जाके नाचना, कभी बाल को लेकर के पूरे घर में घूमना, कभी रात में उठ के चल देना, कभी अकेले बैठ के बड़बड़ाते रहना। तो सबको लगता है कि दिस इज़ समथिंग एल्स, मतलब ये मेडिकल इशू नहीं है, कुछ और है। लेकिन घर वाले सोचते चलो हम इन्हें ठीक करवाएंगे। लेकिन उनके ठीक करवाने से पहले ही उनकी जो रेखा चाची होती हैं उनकी डेथ हो जाती है बिना किसी रीज़न के, एज इट इज़। मतलब वो रात में सोती हैं और नहीं उठती सुबह, जिसे देखकर पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा रोना पिटना शुरू। स्पेशली शीतल, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो मतलब उसे हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ जाता है कि वो सदमा झेल नहीं पाती है। शीतल की एज उस समय रही होगी 18 साल के आसपास। तो यंग थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिस वजह से वो सदमा झेल नहीं पाती है। फिर ले जाया जाता है इन्हें शमशान घाट वगैरह, और वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, और ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे उनका चौथा होता है, चौथे तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। जिस दिन उनका चौथा हो किया जाता है
उस दिन से इनके घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, स्पेशली शीतल के साथ। शीतल को अब जैसे उनकी चाची बिहेव करती थी, कुछ कुछ वो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देती है। शीतल को अचानक से कई बार परछाइयाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, कई बार उसे ये फील होता है कि उसके कान में फुसफुसा के गया है, कई बार उसे लगता है घर में कोई पीछे खड़ा हुआ है, और उसके साथ इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो अपनी मम्मी को बताती है, तो उसके घर वाले इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, कहते नहीं तुझे ना सदमा लगा, इसलिए तुझे ना चाची की प्रेजेंस फील हो रही होगी, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे एक दिन शीतल सो रही होती है अपने कमरे में। इनका एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे शीतल रहती है, सेकंड फ्लोर में के चाचा चाची रहते हैं। तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे सो रही होती है ज़मीन पर। अचानक से क्या होता है कि उसे लगता है उसका पैर पकड़ के किसी ने खींचा है, और वो ज़मीन पर सोई थी तो खींच के दरवाजे तक आ जाती है। वो एकदम चौंक के उठती, देखती कि किसने खींचा, मतलब। तो उसे लगता है कि मम्मी शायद वॉशरूम में है, तो मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी को आवाज़ लगाती है, आवाज़ नहीं आती, वापस फ़ोन करती है। तो मम्मी कहती मैं तो तेरे मामा के घर आई थी, कुछ काम हो गया था तो अचानक से मुझे आना पड़ा। तो कहती मुझे ऐसा लगा मेरा पैर किसी ने खींचा है। मम्मी कहती नहीं तुझे वहम हुआ होगा, तो रुक मैं आती हूँ। लेकिन शीतल को अच्छी तरह से पता था ये उसका वहम नहीं है। वहम होता तो वो अपनी जगह पर ही होती, खींच के दरवाजे तक नहीं आ जाती। तो ये तो कंफर्म था किसी ने उसका पैर खींचा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वहाँ पे वो नॉर्मल रिएक्ट करने की एक्टिंग करती है कि उसे जैसे कुछ नहीं हुआ। अगर कोई है भी तो उसे ये लगे कि इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये तो उसके साथ पहली ऐसी घटना हुई थी जिसे आप नोटिस कर सकते हो। बाकी प्रेजेंस फील होना तो वो सबने बोल दिया कि तुझे वहम हो रहा है चाची की डेथ के बाद। फिर धीरे धीरे उसे सच में अजीबोगरीब आकृतियाँ दिखनी शुरू हो गई। कई बार उसे लगता था कि फ्रिज के बगल में उसकी चाची खड़ी हुई है। कई बार उसे लगता था कि कोई छत में चिपका हुआ है, लेटा हुआ है छत में और उसे देख रहा है। जब वो नीचे बेड पे सो रही होती थी ऐसा लगता था ऊपर से कोई उसे देख रहा है। कई बार उसे लगता था उसके साथ में कोई सो रहा है। कई बार जैसे वो नहाती थी तो उसे लगता था उसके पीठ पे किसी ने हाथ फिराया हो। तो उसे बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब होनी फील हो गई थी। एक दिन वो सो रही होती है रात में, तो उसे लगता है उसके बेड पे कोई घुस आया है और कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो शीतल ने चीखने की कोशिश करी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। अब जो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो भी था वो, जो भी एंटिटी थी, उसने धीरे धीरे इसके साथ, शीतल के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। और काफ़ी देर तक उसके साथ यही सब चलता रहा और वो चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रही थी। वो अकेली सोती थी, तो इस वजह से उसके आसपास के कोई उसे फील भी नहीं कर पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे सुबह होश आता है, जब उसकी नींद खुलती है, तो उसे लगा मैंने सपना देखा है। बट वो अपने कपड़ों में देखती तो उसके कपड़ों में ब्लड आया होता है उसके जेनिटल से, और उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था पूरी बॉडी में। तब उसे कंफर्म हो जाता है कि किसी ने उसके साथ रात में गलत काम किया है। लेकिन उसे ये भी था कि उसने होश में, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, उसे सिर्फ फील हो रहा था। कोई उसके कपड़े हटा रहा है, कोई उसकी बॉडी से खेल रहा है, कोई उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये बात अपनी मम्मी को बताती तो उसकी मम्मी तो भड़क जाती हैं, तू लड़की होकर ऐसी बदतमीज़ों वाली बातें क्यों कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे भ्रम हुआ और उस चक्कर में तू किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा रही है। जो मैंने इंडियन फैमिलीज़ में भरोसा नहीं करते हैं। और उसके पापा तो मतलब इन बातों में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं मानते थे। अगर उनसे बता दिया तो मतलब भड़क जाते थे। फिर भी जाके बताया पापा को, और वही जो उनका एक्सपेक्टेड था, नहीं माना। इसी बीच में शीतल के साथ एक और चीज़ होनी शुरू हो गई थी, जो जहाँ पे उसकी चाची की चोट लगी थी उसी पार्ट में शीतल के सर में दर्द होना शुरू हो गया था। और वो भी असहनीय दर्द था, बहुत गंदे वाला दर्द था। वो पूरे टाइम दर्द से रोती रहती थी। तो घर वाले उसे लेके हॉस्पिटल गए, एमआरआई टेस्ट करवाया, सारे टेस्ट करवाए और फुल बॉडी चेकअप करवाया। और जब उसकी रिपोर्ट देखी तो उसकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल थी, मतलब विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह एवरीथिंग वाज ऑन टॉप। और इसके अलावा जो उसका एमआरआई टेस्ट कराया वो भी एकदम नॉर्मल था, मतलब उसकी कोई इंजरी या कोई जिस तरह का क्लॉट या कुछ भी इस तरह के ब्रेन में नहीं था जिसकी वजह से दर्द हो। तो ये चीज़ उनके समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और शीतल दिन पर दिन, शीतल का वेट गिरता जा रहा था। पहले वो होती है 52 के आसपास, और जब ये सारा चलता है तो एक हफ्ते में वो आ जाती है 46 पे। मतलब 6 kg वजन कम हो जाए किसी के एक हफ्ते में तो विजिबल होता है कि एकदम से इसे क्या हो रहा है। उसका चेहरा भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी लगने लगती है। तब उसकी मम्मी को थोड़ा सा एकदम से उनको झटका सा लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जब कोई मेडिकल इश्यूज़ भी नहीं है। इनके पापा से बात करूँगी तो वो तो मानेंगे नहीं। तो उसकी मम्मी एक पास में मस्जिद होती है, तो वहाँ पे एक मौलवी साहब होते हैं, उनके पास लेके जाती है। मौलवी साहब उसकी हालत देखते ही समझ जाते हैं कि इसको पोजेशन हुआ है, ऐसे किसी ने पोजेस्ट कर रखा है। तो मौलवी साहब इन्हें एक तावीज़ बना कर देते हैं और इनसे बदले में पैसे ले लेते हैं 15,000 रुपये।
तो बढ़ता क्या ना करता, इन लोगों ने पैसे दे दिए इस मौलवी को और वापस घर आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस ताबीज़ की वजह से जो मौलवी ने दिया था और ये मौलवी के पास गए थे, तो वो जो आत्मा इन्हें पोजेस्ट कर रही है वो भड़क जाती है, वो इनके पीछे और बुरी तरीके से पड़ जाती है और उस ताबीज़ का कोई असर उस आत्मा पे नहीं होता और जो इसकी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहना और ये लगा कि अब शीतल भी नहीं बचेगी क्योंकि उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तभी शीतल के किसी रिश्तेदार ने इनकी मम्मी से बताया कि दिल्ली के बाहर एक आश्रम है गुरु माँ का, वो कोई पैसा नहीं लेते, उन्हें बहुत सिद्धियाँ प्राप्त, आप उनके पास लेके जाओ। तो उसकी मम्मी और परिवार वाले, पिताजी भी, सब लोग फिर कहते हैं कि चलो एक बार दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा लेते हैं। तो जब उसे गाड़ी से दिल्ली के बाहर उस आश्रम में ले जाते हैं गुरु माँ के आश्रम में, तो होता ये है कि जैसे ही आश्रम में पहुँचे सब कुछ ठीक था, लेकिन जो उनका वो कमरा होता है जहाँ पर पूजा पाठ करती हैं, उस कमरे में जाने से शीतल मना कर देती, चिल्लाने लगती, अगर मैं अंदर गई तो मुझे मार देगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो गुरु माँ ने डांटा सबको कि इसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, मैं बाहर आ रही हूँ। गुरु माँ बाहर आती हैं, उसके बगल में बैठती हैं और उसके सर पे हाथ फिराती हैं, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, फिर पूरे माथे पर इस तरह से हाथ फिरा देती हैं। उनके हाथ में कोई भभूति होती है जिससे उसके सर पे लगते ही वो शीतल एकदम से नॉर्मल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई सुनना चाह रहा है, मेरी बात कोई सुनना चाह रहा है, वरना मेरे घर वाले तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। और फिर वो सारी बात बताती है। तो गुरु माँ बताती हैं इसकी मम्मी से कि शीतल के साथ कोई एक आत्मा नहीं जुड़ी है, दो आत्माएं हैं, एक तो आपकी चाची, इसकी शीतल की चाची है रेखा, और दूसरी बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक साया इसके साथ जुड़ चुका है जिससे इसे बचाना पड़ेगा। हम कोई पैसे नहीं लेते, कोई किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन नहीं लेते हैं। आपको जो अगर अच्छा लगता है तो आप जाके बाहर कहीं भंडारा वगैरह करवा कर आप अपना इस चीज़ का वो पे कर सकते हो, बट हम किसी भी तरह कोई पैसे, बस हम आपसे 40 दिन की सेवा मांग रहे हैं। आपको 40 दिन सेवा करनी पड़ेगी और सेवा में सिर्फ आपको गुरु महाराज जो हमारे हैं उनके सामने दिया जलाना है दोपहर में 12 बजे और शाम को रात में 12 बजे, और साथ में गुरु जी की फ़ोटो के साथ में आपको एक शिवलिंग भी स्थापित करना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। तो 40 दिन की बात थी, तो घर वाले, जैसे इनके पिताजी जॉब में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनके लिए तो पॉसिबल था नहीं। तो इनका जो भाई होता है वो कहता है, छोटा भाई होता है इनसे, ये 18 साल की थी तो 16 साल का होगा, 2 साल छोटा था। वो कहता दीदी मैं कर लूँगा। तो गुरु माँ कहती सोच ले, बहुत ही ज़्यादा खतरा है इस चीज़ में। कहता नहीं मैं कर लूँगा, मेरी बहन की ज़िंदगी बचानी है तो ये सारी क्रिया मैं कर लूँगा। तो वो सेवा की सारी विधि जानकर घर आ जाते हैं। तो ये लोग अपने फर्स्ट फ्लोर पर, जिसमें चाची इनकी रहती थी, वहाँ पर मंदिर लगाते हैं और एक चौकी लगाते हैं जहाँ पे गुरु जी की फ़ोटो और भगवान शिव की एक शिवलिंग स्थापित करते हैं और वहाँ पर दिया जलाना शुरू कर देते हैं। पहला दिन निकलता है, बहुत अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव फील हो रहा था। दूसरा दिन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा दिन भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चौथे दिन की दोपहर का दिया उन्होंने जला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब इनका छोटा भाई आशीष, या शीतल के छोटे भाई का नाम आशीष है, जब वो दिया जलाना शाम को जब ऊपर गया, वो वापस दौड़ते हुए हड़बड़ाहट में आया, बुरी तरह से पसीने, उसके आवाज़ से, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, एक सीटी सी निकल रही है, बहुत ज़्यादा वो घबराया हुआ था। घर वालों ने उसे समझाया, उसे बैठाया अपने पास में, उसे पानी वानी पिलाया। तब उससे पूछा क्या हुआ, तो वो डरते डरते बोला मम्मा ऊपर चाची आ गई है, और उसका पूरा शरीर जला है, सिर्फ चेस्ट वाला एरिया उसका नहीं जला हुआ है। तो सब लोग डर जाते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि अब घर में ऐसी चीज़ें हो रही थी, गुरु माँ ने भी बोल दिया था, तो सब लोगों को लगता है कि हाँ बात तो सच है। जब सारे घर वाले ऊपर जाते हैं तो शीतल और आशीष, सिर्फ इन दोनों को वो इनकी चाची दिख रही होती, बाकी घर वालों को नहीं दिखती है। शीतल भी बताने लगती है कि यहाँ पे खड़ी है, इस तरह के इसने कपड़े, मतलब जले हुए कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ है। और आशीष भी सेम डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है घर वालों को। तो फिर इसकी मम्मी कैसे कैसे करके वहाँ दिया जलाती, जैसे दिया जलता है वो उसकी चाची की जो छाया दिख रही होती है वो गायब हो जाती है। अब डेली इनके घर में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जो शीतल की चाची होती हैं और जो वो साया होता है, ये चाहता कि 40 दिन की सेवा कंप्लीट ना हो। ये जैसे दिया जलाने जाते हैं रात में, अक्सर रात में ये चीज़ें होती थी, तो कई बार बर्तन गिरने शुरू हो जाते हैं, कई बार अजीबोगरीब हरकतें, कई बार माचिस ही नहीं जल रही है। बड़ी मुश्किल से ये लोग जैसे तैसे करके अपने पूरे 40 दिन निकाल लेते हैं। ईश्वर की कृपा, भगवान शिव की वहाँ पे मूर्ति रखी है और गुरु महाराज वहाँ पे स्वयं है, तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है। बहुत मेजर इशू, छोटे मोटी तो प्रॉब्लम आती हैं, जो वो आत्माएं होती चाहती हैं कि दिया ना जलाएं और इनकी सेवा पूरी ना हो, जिससे हम इन्हें अपने कब्जे में ले पाएँ।
तो जब सारा कुछ हो जाता है, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती 40 दिन का, तो गुरु माँ उन्हें अपने अखाड़े में बुलाती हैं, जो संतों का अखाड़ा होता है सबको पता होगा। तो वहाँ पर उस दिन बहुत सारे भगत जी आने वाले होते हैं, जितने भी भगत होते हैं झाड़ फूक वाले सारे आ रहे होते हैं। तो आशीष को बुलाया जाता है स्पेशली, और शीतल को, उनकी फैमिली को, और आशीष को एक जगह बिठाकर उसे कुछ क्रिया करवाई जाती है। जैसे वो क्रिया कंप्लीट करता है, आशीष एकदम से वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि उसके दोनों हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, और एक अजीब ही आवाज़ में वो बोलना शुरू कर देता है। तो गुरु माँ पूछती हैं, तू कौन है? तब पहली बार पता चलता है कि वो आत्मा जो होती कौन होती। वो कहता है कि मैं एक जिन हूँ, और मैं इसकी चाची के साथ पूरे बचपन से ही उसके जुड़ा हुआ था। कहता तू इसके घर में कब आया, और तूने शीतल क्यों पोजेस्ट किया? तो कहता है मैंने कहाँ से पोजेस्ट किया, ये तो खुद ही मुझे याद कर रही थी। तो उसने मुझे ये कहाँ याद कर रही है? चाची को याद कर रही थी, और चाची मुझे याद करती थी, इसलिए मैं इसके साथ चला आया। तो बोला तू चाची के पास कैसे है? कहता वो तो मैं उसके बचपन से उसके साथ था। एक बार वो मतलब अपने पास के पेड़ के पास लकड़ी काटने गई हुई थी, और मैं उसी पेड़ पर रहता था, मुझे वो अच्छी लग गई, मैं उसके पीछे पीछे आ गया, और फेरे भी मैंने उसके साथ लिए थे, और सेक्स भी इसकी चाची के साथ मैं ही करता था। मतलब शारीरिक संबंध भी मैं ही बनाता था इसकी चाची के साथ में, इसीलिए अपने पास किसी को नहीं फटकने देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई और आके उसको छुए। तो वही चीज़ मैंने शीतल के साथ भी करी। वो तो तू बीच में आ गई, वरना मैं इसे ले जाने वाला था। मैंने 40 दिन का ही समय दिया था, लेकिन तूने ये सेवा करवा दी जिसकी वजह से ये बच गई। लेकिन अभी भी इसे ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो गुरु माँ बोलती तू ऐसा क्यों कर रहा है? कहता मुझे अच्छा लगता है, मतलब लड़कियों के साथ रहना, जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ रहना, उनके साथ अपनी मनपसंद चीज़ें करना। इसकी चाची को जो समय दिया था उस समय पर मैं उसे ले गया, वो मेरे पास खुशी खुशी रहती है। अब बारी शीतल की है, और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा ले जाने से। तो गुरु माँ हंसने लगती हैं, कहते तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरे होते हुए इसे ले जाए। कहती है मेरे पास गुरु जी की सिद्धि प्राप्त है, तेरे जैसों को बहुतों को सीधा किया है, अब तुझे भी सीधा करूँगे। फिर वो लोग एक बड़ा हवन का आयोजन करते हैं। एक हवन होता है बहुत बड़ा, काफ़ी सारे भगत करते हैं, और उसके बाद आशीष एकदम से नॉर्मल होता है। तो जो वो जो भी जिन का साया होता है उसे लोग एक मटके में कैद करते हैं, लाल कपड़ा बांधते हैं, और उसको बांध कर और बंधन लगाकर उसे कहीं पर विसर्जित करने ले जाते हैं। विसर्जित क्या करना, उसे कहीं दूर छोड़ाएंगे, विसर्जित तो नहीं किया जाता, ताकि अंदर ज़मीन में गाड़ दो ताकि उसे कोई खो देना और वो बाहर ना निकल पाए। उसके बाद से शीतल तो एकदम नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होता है, लेकिन उसका वजन 40 किलो रह जाता है। आप सोचो 52 किलो का लड़की एकदम से 40 किलो पर आ जाए, कितना अजीब लगेगा। लेकिन उसकी रिकवरी शुरू हो जाती धीरे धीरे, और लेकिन उसे अभी भी ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पास हो, कोई उसे परेशान कर रहा हो। हालांकि अब उसका भ्रम था, क्योंकि गुरु माँ ने उस चीज़ को ठीक कर दिया था। अभी शीतल पूरी तरह से ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हैं। बट जब भी वो अपने घर जाती है और जब भी उन चीज़ों को याद करती है, तो आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने जब ये कहानी मुझे बताई थी, उसने बोला था कि आप इसलिए कहानी ज़रूर सुनाना कि कई लोग इंडिया में आज भी नहीं मानते हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों पे बिलीव करते हैं। हमारी फैमिली भी वेल एजुकेटेड थी, हम नहीं मानते थे, और हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर हमें पहले पता होता तो हम चाची को भी बचा सकते थे, क्योंकि चाची की भी असमय मौत हुई थी, उनके कोई समय नहीं आया हुआ था, और उस जिन की वजह से हुई थी। तो अगर कभी किसी घर में इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, तो उसे अनदेखा ना करें, और उसका जल्द से जल्द इलाज करवाने की कोशिश करें। आपके पास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाएं, जैसे भी जाएं। अब जैसे उस मौलवी की जो इस कहानी पे बात थी, मौलवी ने क्या किया था, उसे पता था इसके ऊपर जिन्न है, और उसे ये भी पता था ये उसके कब्जे में नहीं आएगा, फिर भी उसने पैसे ऐंठे और कैसे भी करके दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जैसे इन कामों के जो पैसे चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे कोई चांस नहीं होता है कि आप वो ठीक करेंगे। क्या पता ठीक हो, क्या पता ठीक ना हो। ठीक ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस तरह की सिद्धियाँ जैसे मिली होती हैं ना, वो पैसे की भूखी नहीं होती हैं। वो सेवा आपसे करवाती हैं, दान पुण्य करवाती हैं, और इस तरह से जो पैसे लेके आपको ठीक करना चाह रहा है वो आपको कभी ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ पैसे लूट रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो सिद्ध पुरुष होंगे, जो बाबा जी वगैरह होंगे, वो आपसे पैसे कभी नहीं मांगेंगे। वो आपको एक सेवा करने का मौका दे देंगे कि आप जाओ 100 लोगों को खाना खिला दो, आप जाओ 500 लोगों को भंडारा कर दो, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। तो आप लोग भी अगर कभी कोई इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है तो उस पर ध्यान दो। और हमारे एक महाराज जी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, तो हम अपना बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, एक रक्षा सूत्र, जिसमें काला नज़र, काला टीका, जिस पे भी बुरी नज़र पड़ी होगी, जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा, अगर वो रक्षा सूत्र बांधेगा तो उसकी नज़र पहली बात तो कभी नहीं लगेगी, और छोटे मोटे साए भी इस तरह के उसे कभी हॉन्ट नहीं करेंगे। हम वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे और आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे हमारी वेबसाइट पर। सारी डिटेल आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप भी मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।